नहीं, यूपीएससी की तैयारी अपने आप में ही एक स्ट्रगल होता है। और चाहे वो मेंस हो या इंटरव्यू हो, हिंदी या अंग्रेज़ी मैटर नहीं करता है। आप किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, बस वो मैटर करता है। तैयारी के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय और चाहिए होता है। तो मिनिमम आपके जीवन के 2 वर्ष तो आपको देने ही हैं। 1 साल तैयारी के और 1 साल तो एग्ज़ाम देने में ही चला जाता है। और मेरे रैंक के हिसाब से मुझे आईपीएस मिला और बहुत खुशी हुई जब आईपीएस मिला। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर। स्वर्ण खबर के खास कार्यक्रम संघर्षों से भरी कहानी में आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में टोंक जिला पुलिस अधीक्षक राज ऋषि राज आईपीएस ऑफिसर है। उनका हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या स्ट्रगल स्टोरी रही। सर, आपका जो बचपन रहा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग बिहार में पटना से हुई थी और उसके बाद फिर रांची, जो अब झारखंड का पार्ट है, तो इन 2 जगहों से मैंने अपनी स्कूलिंग की। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। फिर मैंने एमबीए किया है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर से, उड़ीसा से। उसके बाद मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया 1 साल और 2013 में पहली बार परीक्षा दी यूपीएससी की। यूपीएससी का जो आपने मतलब मोटिवेशन कैसे आया, यूपीएससी की तैयारी करने का जुनून कैसे जगा? यूपीएससी मेरे दिमाग में बचपन से ही था। जो आसपास जो आईएएस आईपीएस अधिकारियों को मैं देखता था और देखता था कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं और इस क्षेत्र में कितना काम करने का स्कोप है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, समाज का भला करना चाहते हैं, तो इस क्षेत्र से बड़ा कोई क्षेत्र और भारत क्या पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो ख्याल तो बचपन से ही था। पर कॉलेज में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पर आसपास एक माहौल मिला। वहाँ पर काफ़ी लोग तैयारी भी करते थे, तो पता चला यूपीएससी के बारे में, कैसे तैयारी करनी होती है, कितना चैलेंजिंग होता है। और उसके बाद चूँकि यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब कोई भरोसा नहीं है कि आप कितनी भी तैयारी कर ले आपका चयन होगा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि पहले मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँगा, एमबीए करूँगा और प्राइवेट सेक्टर में इसलिए मैंने नौकरी भी की ताकि एक बैकअप रहे कि इन केस अगर यूपीएससी ना हो तो फिर एक प्राइवेट सेक्टर में बैकअप रहे। सर, इस दौरान किस तरह का स्ट्रगल आपको देखने को मिला यूपीएससी की तैयारी करते हुए? नहीं, यूपीएससी की तैयारी अपने आप में ही एक स्ट्रगल होता है, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसकी जो प्रक्रिया है वो ही 1 साल चलती है। 3 स्टेजेस में यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। और इस पूरी प्रक्रिया में 1 साल का समय लगता है और तैयारी के लिए कम से कम 1 वर्ष का समय और चाहिए होता है। तो मिनिमम आपके जीवन के 2 वर्ष तो आपको देने ही हैं। 1 साल तैयारी के और 1 साल तो एग्ज़ाम देने में ही चला जाता है। तो 2 साल तक निरंतर हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना और उतना अनुशासन रखना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम होता है। बहुत लोग होते हैं जो शुरुआत करते हैं मगर 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में फिर वो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो यूपीएससी में जो सबसे मेन चैलेंज है वो अनुशासित होकर कंसिस्टेंटली हर दिन पढ़ाई करना। आपको 15-16 घंटे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप 7-8 घंटे भी हर दिन बस पढ़ाई कर रहे हैं और 1 साल अगर सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत से और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल चयन होता है। मैंने देखा है और मेरा स्वयं का भी हुआ है। 2013 में मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 2014 में यूपीएससी में मेरा सिलेक्शन हुआ। उस वक्त मुझे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, यूपीएससी के माध्यम से अलग अलग सर्विसेज में चयन होता है। तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एक सर्विस है, तो उसमें मेरा चयन हुआ। 2015 में मेरा फिर यूपीएससी में चयन हुआ, पर जो मुझे रैंक चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और 2017 में फिर फाइनली मेरा आईपीएस में फिर चयन हुआ। तो सर, आईएएस और आईपीएस में से आपने आईपीएस ही क्यों चुना? मतलब आईएएस भी आप चुन सकते थे, ऐसा क्या? नहीं, जो सर्विस का एलोकेशन होता है वो आपके रैंक के हिसाब से होता है। ठीक है, तो मेरा जो रैंक था वो आईपीएस उसमें मुझे मिला। तो मतलब शुरू से आपका था कि पुलिस के अंदर अपने को पुलिस कप्तान की पोस्ट चाहिए, या फिर आपका आईएएस बनने का सपना था? कैसा सपना था? सपना मेरा सिविल सर्विसेज में आने का था। अब उसमें अलग अलग सर्विस होते हैं, हर सर्विस की अपनी एक भूमिका रहती है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो फॉरेन सर्विस हो। तो कोई सर्विस को लेकर कोई मेरा ये नहीं था कि मुझे इसी सर्विस में जाना है। किसी भी सर्विस में जाने पर आपको मौका मिलता है काफ़ी काम करने का। तो ये था कि भाई
आईएएस या आईपीएस दोनों का काम बहुत ही चैलेंजिंग होता है, फील्ड में काम करते हैं, ज़िले लेवल पर काम करते हैं। तो और मेरे रैंक के हिसाब से मुझे आईपीएस मिला और बहुत खुशी हुई जब आईपीएस मिला। तो सर, जब आप तैयारी कर रहे थे तो परिवार से दूर रहना पड़ा होगा, तो कितना समय आपको परिवार से दूर रहना पड़ा? फिर जब आप आईपीएस बने तो परिवार में किस तरह का माहौल आपको दिखा? नहीं, बिल्कुल, जब आप तैयारी करते हैं तो परिवार से दूर रहना पड़ता है और अकेले जो आपका स्ट्रगल रहता है वो आपको अकेले करना पड़ता है। परिवार वालों का सपोर्ट तो बिल्कुल रहता है, उनके सपोर्ट के बिना कोई भी तैयारी नहीं कर सकता है, कोई भी इस परीक्षा में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जब तक परिवार का और दोस्तों का जब तक सहयोग ना हो, सपोर्ट ना हो। तो भले दूर रह रहे थे मगर उनका सपोर्ट था पीछे से, और उनके सपोर्ट की वजह से और उनके आशीर्वाद की वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाए। आपके इस दौरान आपके जो गुरु रहे वो कौन थे, और आपको मोटिवेशन कैसे मिलता था? जब आप डिमोटिवेट हो जाते थे तो आप किसके पास जाते थे? आज सच कोई पर्टिकुलर कोई गुरु तो नहीं रहे मेरे। मोटिवेशन आपको अंदर से ही मिलता है, बाहर का मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है। तो आपको इंटरनली मोटिवेटेड रहना पड़ता है, तभी आप इस परीक्षा में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन तभी आता है जब आपको पता हो कि भाई आप इस क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं, आप क्यों आईपीएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, ताकि जब भी आप डिमोटिवेटेड हो तो आपको उसके बारे में सोचना है कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ। जब आपका क्यों जब क्लियर होता है तो फिर कैसे करना है वो अपने आप क्लियर हो जाता है। तो मोटिवेशन उसी से आता है, इंटरनल मोटिवेशन। तो सर, जैसे जो बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम अब देना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं 10th के बाद ही, जिनका विज़न है, उन बच्चों को किस तरह का संदेश देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, यूपीएससी की तैयारी जो है ग्रेजुएशन के बाद जब आप 21 साल के हो जाते हैं तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप ग्रेजुएशन जब आप शुरू कर रहे हैं उसी वक्त से अगर आप तैयारी शुरू कर दें तो काफ़ी फ़ायदा होता है। तो 10वीं या 12वीं में तैयारी शुरू करने का तो कोई मतलब नहीं है। 10वीं और 12वीं में तो बच्चों को मेरा ये सुझाव होगा कि अपने स्कूल पर ध्यान दें, जिस विषय को भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। ग्रेजुएशन में फिर एक बार जब आप कॉलेज में या जिस फील्ड में भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो या आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उस वक्त ग्रेजुएशन के साथ साथ थोड़ा बहुत जो है यूपीएससी के बारे में पहले के जो सिलेबस है, आपके पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, इनका एक बार अध्ययन करें। और जो बेसिक जो किताबें होती हैं, जो एनसीईआरटी की किताबें होती हैं 6ठी से 12वीं की, या हर सब्जेक्ट के लिए कुछ बेसिक रेफरेंस किताबें हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो इन सब का आप अध्ययन ग्रेजुएशन के टाइम पर अगर कर ले तो आपका एक फाउंडेशन बन जाता है। उसके बाद जब आप एक्चुअल जो अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू करेंगे तो अगर ये बेसिक चीज़ें आपने की हुई है, आपका फाउंडेशन बना हुआ है, तो काम आसान हो जाता है। तो सर, आप जब इंटरव्यू देने गए, आपका पहला जो इंटरव्यू रहा, पहले इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हुआ, किस तरह का इंटरव्यू का क्या अनुभव था आपका? जी बिल्कुल, पहले इंटरव्यू में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। जैसा मैंने बताया, 2013 में पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो गया था 351 रैंक के साथ। और इंटरव्यू जो है वो बेसिकली आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, एक पर्सनालिटी का आपका असेसमेंट होता है। जैसा मैंने बताया कि यूपीएससी में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स बेसिकली आपका एलिमिनेशन होता है कि उसमें अगर 7-8 लाख लोग अगर दे रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपके करीब 20-25 हज़ार लोग सेलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। मेंस आपका सब्जेक्टिव होता है, उसमें सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है। मेंस में फिर 20-25 हज़ार में से करीब 2.5-3 हज़ार लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होते हैं। तो जो आपके नॉलेज का, आपका ज्ञान का जो टेस्ट है वो ऑलरेडी प्रीलिम्स और मेंस में हो गया है। इंटरव्यू में वो आपके ज्ञान का उतना टेस्टिंग नहीं करते हैं। इंटरव्यू का जो मेन उद्देश्य है वो है आपके पर्सनालिटी का असेसमेंट करना, कि एक जो सिविल सर्वेंट में, एक जो लोक सेवक में जिस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जो ट्रेट्स हम कहते हैं, है ना, कि वो ट्रेट्स आपके अंदर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो वो उसका आकलन करते हैं। जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उसमें 5 लोग बैठते हैं और वो काफ़ी अनुभवी होते हैं। उनको लोक सेवा में काफ़ी 30-40 साल का एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग क्षेत्र के होते हैं, उनको सब पता होता है। तो वो बस देखते हैं कि आप ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। तो इंटरव्यू देते वक्त बस इसी चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो भी आप बोले ईमानदारी से बताएं। अगर कुछ नहीं पता है तो आप साफ साफ कह दें कि नहीं पता है। उनकी अपेक्षा ये नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, उनकी अपेक्षा ये है कि अगर नहीं पता है तो इतनी ईमानदारी रहे कि भाई वो
वो बंदा बता सके कि मुझे नहीं पता है। तो इस तरीके से वो अलग अलग सवाल पूछकर आपके पर्सनालिटी का आकलन करते हैं, और फिर मेंस और इंटरव्यू दोनों का मार्क्स मिलाकर जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनता है, फाइनल जो रैंक आपको मिलता है, वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करके मिलता है। सर, इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसा किस्सा याद आ रहा है कि आपके पास में कोई सवाल का जवाब नहीं रहा हो, फिर आप नर्वस हुए हो, ऐसा कुछ है? नहीं, अब तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे इंटरव्यू दिए हुए, तो भी फ़िलहाल तो मेरे ध्यान में नहीं है। बट इंटरव्यू मेरा हमेशा से अच्छा होता था, क्योंकि मैं ईमानदारी से जवाब देता था। अगर कुछ नहीं आता था तो बता देता था नहीं आता है। इंटरव्यू के लिए किस तरह से तैयारी की आपने? नहीं, इंटरव्यू के लिए मैंने जैसा कहा कि आपको अलग से कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने पर्सनालिटी पर शुरू से ही काम करना है। पर्सनालिटी पर काम करने का क्या मतलब होता है कि एक सिविल सर्वेंट से क्या अपेक्षित है। पहली चीज़ अपेक्षित है कि भाई एक ईमानदार हो, है ना। दूसरी चीज़ अपेक्षित है कि किसी भी चीज़ के बारे में बैलेंस्ड ओपिनियन हो, है ना, एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं हो। तो आपको अपने पर्सनालिटी पर शुरू से ही काम करना रहता है कि किसी भी इशू पर, किसी भी समस्या पर आपको सारे डायमेंशंस पता होने चाहिए, सारे एंगल्स पता होने चाहिए, है ना। केवल ये नहीं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और ओवरऑल एक बैलेंस्ड आपको अपना एक कंक्लूजन देना होता है। तो उस तरीके की आपको पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ती है शुरू से ही, जब आप तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू के लिए कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, वो प्रीलिम्स मेंस का जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू में भी अपने पर्सनालिटी पर आपको साथ साथ ही काम करना होता है। किस तरीके से आप बात कर रहे हैं, कैसा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, कैसे भाषा का उपयोग कर रहे हैं, किन वर्ड्स का उपयोग कर रहे हैं। तो ये आपको शुरू से ही काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मेंस दे दिया उसके बाद 1 महीने इंटरव्यू की तैयारी, ऐसी अलग से कुछ नहीं होती है। ये सारा एक जो प्रोसेस है, ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। मतलब प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी एक साथ ही करनी होती है। सर, आपको क्या लगता है हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनमें से हिंदी मीडियम के बच्चों को किस तरह का संदेश देना? क्योंकि इंग्लिश तो ऑलवेज आप देखते होंगे इंटरव्यू के लिए इंग्लिश प्रेफर रहती है, बट हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे इंटरव्यू को लेकर? नहीं, भाषा जो है बस एक माध्यम है। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, अंग्रेज़ी मीडियम के हो, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अंग्रेज़ी बोल रहे हैं तो कितना क्लियरली आप जो बोलना चाहते हैं उसे बोल पा रहे हैं, वो मैटर करता है। या हिंदी बोल रहे हैं तो भाई आप सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं। आपको बस एक्सप्रेस करना है अपने आप को, चाहे वो अंग्रेज़ी में करे, हिंदी में करे। इंटरव्यू बोर्ड जो है उस पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है। और आजकल हिंदी मीडियम के काफ़ी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। टॉपर्स भी हमारे काफ़ी पिछले कुछ सालों में हिंदी मीडियम के रहे हैं कुछ। तो आजकल सिलेक्शन जो है वो अंग्रेज़ी और हिंदी के बीच का जो एक डिफरेंस था वो कम होते जा रहा है। अंग्रेज़ी मीडियम से भी हैं, हिंदी मीडियम से भी अब धीरे धीरे हर साल बढ़ ही रहे हैं सिलेक्शन। और चाहे वो मेंस हो या इंटरव्यू हो, हिंदी या अंग्रेज़ी मैटर नहीं करता है ना। आप किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, बस वो मैटर करता है। तो देखा आपने, आईपीएस ऑफिसर राज ऋषि राज ने बताया किस तरह से यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। सर, आप जब आईपीएस ऑफिसर बन चुके थे तो उसके बाद में आपकी पहली पोस्टिंग कैसी रही? उसके बाद का एक अलग ही स्ट्रगल रहता है, क्योंकि पहले का स्ट्रगल तो है ही, लेकिन बाद में भी ये स्ट्रगल होता है। क्या मानना है आपका? नहीं, बिल्कुल, चयन होना तो पहला स्टेप होता है। जो असल काम है वो तो आपके चयन होने के बाद शुरू होता है। तो चयन होने के बाद एक तो सबसे पहले हमारी ट्रेनिंग होती है 2 साल की। आईपीएस की ट्रेनिंग जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, बहुत चैलेंजिंग होती है फिज़िकली, मेंटली। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी है, वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होती है। और वहाँ पर हमें सुबह 5 बजे से लेकर रात के 7-8 बजे तक निरंतर आउटडोर की भी ट्रेनिंग होती है, इंडोर की भी ट्रेनिंग होती है। अलग अलग एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, दौड़ना, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, फायरिंग। साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी होती है, अलग अलग जो कानून हैं और अनुसंधान कैसे करना है, ये सब की पढ़ाई भी होती है। तो सबसे पहला चैलेंज तो वो रहता है कि ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट करना। उसके बाद जब आपकी पोस्टिंग होती है तब आपका एक्चुअल में जो आपका काम है वो तब शुरू होता है कि आपकी जो भी ट्रेनिंग हुई है, जो भी तैयारी की है, उसको ग्राउंड लेवल पर कैसे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी पहली पोस्टिंग बांसवाड़ा में थी। पहले मैंने ट्रेनिंग उदयपुर में की, वहाँ पर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। फिर पोस्टिंग मेरी बांसवाड़ा में रही एज असिस्टेंट एसपी। फिर मैं जयपुर में पोस्टेड रहा एडिशनल डीसीपी के पद पर। फिर मैं गवर्नर साहब के साथ राजभवन में था, एडीसी टू गवर्नर था। और उसके बाद अभी टोंक ज़िले में मैं पुलिस अधीक्षक के पद पर। तो अलग अलग पद पर अलग अलग जगह अपनी अपनी चुनौतियाँ होती हैं, अपनी अपनी जो समस्याएं होती हैं। और
फील्ड में जब आप रहते हैं तो हर दिन कुछ नया चैलेंज आता है, अलग अलग लोगों से आप मिलते हैं, परिवादी आपके पास आते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है कि भाई परिवादी को किस तरीके से हम संतुष्ट करें। कोई परिवादी अगर हमसे कुछ अपेक्षा लेकर आया है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उसको हम संतुष्ट करें, उसकी जो भी समस्या है उसका निवारण करें। तो हमारा हर दिन यही प्रयास रहता है कि जिस पद पर बैठे हैं उसको हम जस्टिफाई कर सके, और जो भी हमारे पास आए, जो भी हमारे हाथ में है, जिसकी भी मदद करना बिल्कुल जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उसका प्रयास करें। तो सर आपका जो अब टोंक पुलिस अधीक्षक हैं आप, टोंक के लिए क्या कुछ प्रायोरिटी दिखाई देती है कि किस तरह की व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था आपको बनाए रखनी चाहिए, किस तरह को प्रायोरिटेबल आप किस तरह से समझते हैं? टोंक पुलिस अधीक्षक के पद पर ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है मुझे, और पिछले 1 वर्ष से हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। कोई भी अगर अपराध अगर हुआ है तो उसको हमने खोला है। साथ ही साथ मेरा ज़्यादा जो फोकस रहा है वो अपराध की रोकथाम पर रहा है। एक बार अपराध घटित हो जाए तब तो फिर खोलना एक पार्ट है हमारी ड्यूटी का। दूसरा पार्ट है कि भाई अपराध ना हो, उसके लिए हमें सक्रिय रहना होता है, सतर्क रहना होता है। उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं, लोगों को पाबंद करते हैं, गुंडा एक्ट में कार्रवाई करते हैं। तो निरोधात्मक कार्रवाई पर मेरा काफ़ी ध्यान रहा है जब से मैं पुलिस अधीक्षक बना हूँ। अलग अलग हम अभियान चलाते हैं जिसमें जो भी पहले के चालानशुदा अपराधी हैं उनको हम पाबंद करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, उनको सर्वेलेंस पर रखते हैं। तो इन सब चीज़ों से अपराध की रोकथाम में हमें मदद मिलती है। साथ ही साथ जो महिला संबंधित अत्याचार हैं उस पर हमारा स्पेशल फोकस रहता है कि महिला संबंधित अत्याचार की रोकथाम हेतु सबसे पहले थोड़ा जन जागरूकता अभियान हमने काफ़ी चलाया है पिछले कुछ महीनों में, स्कूल कॉलेजेस में जाकर। और साथ ही साथ अगर कोई महिला संबंधित अपराध अगर कारित किया जाता है तो जल्द से जल्द हम उसका डिटेक्शन करते हैं, अपराधियों को पकड़ते हैं। फ़िलहाल पिछले कुछ महीनों से साइबर क्राइम पर हमारा काफ़ी फोकस है। आजकल साइबर क्राइम्स काफ़ी हो रहा है लोगों के साथ, तो उस संदर्भ में भी हमने जन जागरूकता अभियान चलाया है। स्कूल कॉलेजेस में जाकर, गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से साइबर क्राइम से बचें। और साथ ही साथ अगर कोई साइबर क्राइम किसी के साथ हो जाता है, कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो उसके लिए अभी कुछ दिन पहले ही हमने ज़िले में साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेल का गठन किया है, जिसमें कोई भी परिवादी अगर हमें बताता है कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। जिस अकाउंट में पैसा गया है उसको हम फ्रीज़ कराते हैं, और जो भी अपराधी या आरोपी जो भी संलिप्त होते हैं अपराध में उनको भी हम पकड़ते हैं। तो इस हेतु अभी एक साइबर क्राइम रिस्पॉन्स सेल का भी हमने गठन किया है। तो देखा आपने, ये थे टोंक जिले के पुलिस कप्तान IPS ऑफिसर राज ऋषि राज। आपको ये भी इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आप UPSC के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर आपके लिए ये एक यूज़फुल वीडियो रहा होगा। अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।